हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी 2023 के पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल के पेपर को, जिसको हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से डिस्कस करेंगे जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। आज का पेपर हम लोगों का 20 जनवरी 2023 प्राइमरी लेवल का पेपर है और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6, 2, 3, 4, 1, ए और नीचे है हमारा B0, 8 और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो बताना है हमें ए की जगह पे क्या वैल्यू आएगी और बी की जगह पर क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तीन में से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 2 1 या 0 को माइनस कर सकते हैं, उससे 8 आएगा नहीं। 8 आने के लिए हम लोग यहाँ पर एक हासिल लेना पड़ेगा। जब हासिल लेंगे तो ये 13 हो जाएगा और 13 में से अगर हम लोग 5 माइनस कर दें तो हमारा 8 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि 13 में 5 माइनस करने पे 8 आता है। फिर जब यहाँ से हमने हासिल ले लिया था तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, यानी यहाँ बिल्कुल सही है। फिर यहाँ हमारा 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बी की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, केवल आपको यहाँ आपको देखना था, अगर ए की वैल्यू हम लोग 0 रखते, 1 रखते या 2 रखते तो हम लोगों का वैल्यू 3 आती, 3 में से 1 2 जाता तो 2 आती और 3 में से 2 जाता तो 1 आती। और हमें चाहिए था 8, तो 8 लाने के लिए हमें 3 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए थी, तो हमने एक हासिल ले लिया तो 13 हो गया। और 13 में से 5 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 8 आता है। तो ये फिर यहाँ हमारा 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यानी ए की वैल्यू हमारी 5 हो गई और बी की वैल्यू हमारी 2 हो गई। नेक्स्ट है, जेम्स ने कुछ फूल 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे, यानी कि 4 स्तंभ थे। टोटल जो फूलों की अगर हम लोग संख्या निकालेंगे, फूलों की संख्या, तो फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 स्तंभ दिए गए हैं और एक स्तंभ में 6 फूल है, यानी टोटल जो फूल हो जाएंगे वो हमारे 6 × 4 यानी कि 24 फूल हो जाएंगे। तो फूलों की जो टोटल संख्या है वो 24 हो गई। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे। अब स्तंभों की संख्या 8 हो गई, टोटल हमारे पास फूल है 24, स्तंभों की संख्या है 8। अगर हम लोग निकालेंगे प्रत्येक स्तंभ में कितने हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि फूलों की टोटल संख्या हमने निकाल ली, फूलों की टोटल संख्या हमारी आई 24। अब जब हमें टोटल फूलों की संख्या 24 पता चल गई, स्तंभों की टोटल संख्या हमें 8 पता है, तो हम लोग फूलों की संख्या निकाल सकते हैं प्रत्येक स्तंभ में। 24/8 कर दिया तो 3 हमारा आ गया। प्रत्येक स्तंभ में जो फूलों की संख्या है वो 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में बड़े दिए। बड़ों की कुल संख्या 12 थी, यानी टोटल जो बड़े थे वो हमारे थे 12। प्लेट में रखे इन बड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं थीं। एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी। तो यहाँ पे कह रहा है ये 3 क्रमागत सम संख्याएं थीं। तो हम लोग मान लेते हैं पहला जो मित्र था उसके पास x बड़े थे, दूसरे के पास क्रमागत थी, इसलिए हम x+2 हो गए। जब भी हम क्रमागत सम संख्या मानते हैं तो हमारा x+2 और x+4 इसी तरीके से x+6 x+8 रहता है। तो जब भी हम 3 क्रमागत सम संख्या मानेंगे, यहाँ 3 है हमारी तो x हो गई एक, अगली x+2 हो गई और अगली x+4 हो गई। अब ये सब मिलकर क्या बना देते हैं, 12 बना देते हैं, क्योंकि बड़ों की टोटल संख्या में 12 दी थी। तो पहले को x मिले, दूसरे को x+2 मिले, तीसरे को x+4 मिले, टोटल हमारे 12 हो गए। अब जोड़ेंगे तो 1 2 3, ये 3x हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा बराबर 12। तो 3x बराबर हमारा 12 - 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, तो x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारी 2। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई 2, तो पहले मित्र के पास x थे यानी कि उसके पास 2 बड़े थे, दूसरे के पास x+2 थे यानी कि उसके पास 2+2 यानी कि 4 बड़े हो गए, और तीसरे के पास x+4 थे तो हमारे हो गए 2+4 यानी कि 6 हो गए। तो 2+4 यानी कि 6। तो अब पूछ रहा था एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी। तो अधिकतम संख्या हमारी यहाँ पर क्या आई है, 6 आई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर न्यूनतम कहता तो न्यूनतम हमारा 2 हो जाता, अधिकतम हमारा 6 है। टोटल हमको दिया था 12 बड़े हैं। अब कह रहा था 3 क्रमागत सम संख्याओं में रखे गए थे, तो पहला हमने x मान लिया तो अगला x+2 हो गया, तो अगला x+4 हो गया। अब इन तीनों का टोटल जो था वो 12 के बराबर था। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 2 आ गई, तो पहला हमारा 2 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 6 हो गया। तो अधिकतम जो संख्या हमारी आ गई वो 6 आ गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएँ लिखी। तो यहाँ पर हम लोग संख्याएँ सबसे पहले लिख लेते हैं।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। कह रहा है 2 से 50 तक संख्याएं लिखी, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 से 50 तक संख्याएं लिख ली। अब कह रहा है उसने 2 पर घेरा लगाया, तो 2 पर हम लोगों ने घेरा लगा दिया। फिर 2 के सभी गुणजों को काट दिया। अब 2 के गुणज कौन होते हैं? जो 2 के पहाड़ा में आए या फिर जिनके आखिरी में सम संख्या या जीरो आए। जैसे 2 का गुणज क्या हो गया? 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, देन 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। यानी 2 से विभाज्य होने वाली सारी संख्याएं हम लोगों ने काट दी। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे होती हैं जिनके आखिरी में जीरो आए या फिर कोई सम संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी 2 से विभाजित संख्याएं हो रही थी उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके काट दिया। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं था। तो अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या क्या हो गई? हमारी 3 हो गई। तो 3 पर हम लोगों ने घेरा लगाया। फिर क्या किया उसने? इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, फिर 3 पचे 15, 3 छक 18, पहले से ही कटा है, 3 सते 21। जो कटा है उसको कटा रहने देंगे, जो कट सकता है उसको हम लोग काटते जाएंगे। 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद हमारा 33 हो जाएगा, 33 के बाद 36, 36 के बाद 39 हो जाएगा, 39 के बाद 42, 42 के बाद 45 हो जाएगा और 45 के बाद 48। तो 3 पर गोला लगाया हम लोगों ने और 3 के जितने भी गुणज थे उन सबको एक एक करके काट दिया। फिर कह रहा है यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई जब तक कि सभी संख्याएं पूरी नहीं हो गई। तो अब हमारी न्यूनतम संख्या क्या बची? यानी 5 बची। फिर हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 को काट दिया, फिर 30 के बाद 35 को काट दिया, फिर नेक्स्ट हमारा 40 को काट दिया, 40 के बाद 45 और 45 के बाद 50। फिर अगली हमारी छोटी संख्या क्या बची? अब बची हुई संख्याओं में 7 बची। अब 7 के बाद हम 7 के जो गुणज हैं उनको डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 के बाद 28, 7 ना 35, फिर 35 के बाद 42 और फिर 49। तो 7 पे गोला लगाया और 7 से डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं थी उन सबको काट दिया। फिर 8 पहले कट चुका है, 9 कट चुका है, 10 कट चुका है। अब हम लोग 11 पर लगाएंगे। तो 11 पर हम लोगों ने गोला लगाया। 11 दूनी 22 और 22 के बाद 33, 11 तिया 33, 11 चौको 44। सारे पहले से कटे हुए थे तो हम लोगों को काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर 11 के बाद 13, तो 13 पर हम लोगों ने गोला लगाया। अब 13 का जो गुणज होंगे वो 26 होगा, पहले से कट चुका है। 39 होगा, पहले से कट चुका है। 13 चौको 52, तो 52 तो हमारा इसमें आएगा नहीं। फिर 13 के बाद 14 कट चुका है, 15 कट चुका है, 16 कट चुका है। अब हम लोग 17 पर घेरा लगाएंगे और 17 के बाद हमारा आएगा 17 का जो गुणज होगा वो 34 आएगा जो कि पहले से कट चुका है। फिर 51 आएगा, यानी 17 के जो होगा वो भी हमारा कोई भी यहाँ पर संख्या डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा 19 पर लगेगा और 19 का गुणज 38 होता है, पहले से कट चुका है तो ये भी कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा 23 है, 23 से 46 होगा, 46 पहले से डिवाइड हो चुका है तो ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा। 23 के बाद हमारा 29 है, तो 29 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। और फिर हम देखते हैं 31 है, 31 भी हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि 31 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या नहीं बची। नेक्स्ट हमारा 37 है, 37 के बाद 41 है और 41 के बाद 43 है। इन सबसे डिवाइड होने वाली सारी संख्याएं जो हैं वो सब डिवाइड हो चुकी हैं, तो इतनी संख्याएं हमारी घेरा वाली बची। अब यहाँ पर कह रहा है 17 पर घेरा लगाया गया, तो 17 जो है 17 पर घेरा लगाया गया, बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 तो यहाँ पर आया और 17 के गुणज में हमारा यहाँ पर 17 जो है किसी से भी नहीं कटती है। 17 जो है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल एक से कटती है या सिर्फ स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से कटती है या सेल्फ से कटती हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला सत्य है तथा सेकंड इसका सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो घेरे वाली संख्याएं हैं वे सारी अभाज्य संख्या है। 2 जो है अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है,
5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 11 भी डिवाइड नहीं होता, 17 भी अभाज्य है, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41, 47। तो ये सारी जितनी भी घेरे वाली संख्याएं हैं ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं और ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, बाकी किसी से भी नहीं कटती हैं। इसलिए जो दो स्टेटमेंट हमारे दिए गए थे बिल्कुल सही थे, पहला सही था और दूसरा उसका सही स्पष्टीकरण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन्ना के पास 10 कार्ड हैं जिन पर 0 से 9 तक अंक लिखे गए हैं। इन कार्डों के उपयोग का पुनरावृत्ति के बिना 3 अंकों की संख्याएं बनाना चाहती है। यानी पुनरावृत्ति के बिना मतलब अगर आपने 3 लिया है तो 3 दोबारा नहीं आना चाहिए। यदि वह 4 और 5 अंकों वाला कार्ड का उपयोग करती है, अब 3 अंकों की उसे संख्याएं बनानी है, उसमें 2 अंक उसके कन्फर्म होगा, या 4 होगा या 5 होगा। अब एक हमारा जो अंक है वो बचा हुआ है, वो हमें बाकी अंकों में से लेना है, 0 से 9 के बीच में 4, 5 को छोड़ के बाकी हमको लेना है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 4 और 5 का तो हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। अब बचे हुए 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, इनमें से हमें कोई संख्या यहाँ पर लेनी है, तीसरी संख्या। अब कह रहा है तब इस प्रकार बनाई जाने वाली 3 अंकों की संख्या जो 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्यता का नियम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। 9 से विभाज्य संख्या वही होंगी जिनके अंकों का योगफल जो है वो 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, अगर एक संख्या हमारी 4 है, दूसरी संख्या 5 है, अगर इनका योगफल निकालेंगे तो 9 आएगा। अब 9 में अगर हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो 9 आएगा, यानी एक संख्या हमारी 0 हो सकती है। उसके अलावा 9 में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 9 से विभाजित होता है, यानी दूसरी संख्या हमारी 9 हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 पूरा डिवाइड नहीं होता, 9 2 11 होता है, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 3 12 होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 6 15 होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 7 16 होगा, वो भी नहीं होगा, 9 8 17 होगा, वो भी नहीं होगा। यानी कि केवल हमारे पास अब 2 अंक बचे, 0 और 9। अब 0 और 9 हमें पता चल गया, यानी 4 5 0 और 9 से अब हमारी संख्याएं जितनी बन सकती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग 4 5 और 0 से संख्या बनाएं तो एक संख्या हमारी 4 5 0 से बनेगी, 450। अगर हम लोग 450 को डिवाइड करेंगे 9 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर एक संख्या हमारी बन सकती है 504, फिर एक संख्या हमारी बन सकती है 405, फिर हमारी एक संख्या बन सकती है 540। यानी 4 5 और 0 का प्रयोग करके हमारी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 1 2 3 और 4 संख्याएं बन सकती हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे 4 और 5 का, तो हमें प्रयोग करना ही है, इसके साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं 9 का। तो 4 5 और 9 का प्रयोग करके एक संख्या हमारी बन सकती है 495, एक संख्या बन सकती है हमारी 549, एक संख्या हमारी बन सकती है 945, एक संख्या हमारी बन सकती है 954 और यहाँ पर एक संख्या हमारी बन सकती है 459। तो ये जो हमारी संख्या है ये 4 5 और 9 के प्रयोग से बनी संख्याएं हैं और ये हमारी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही संख्याएं हो गई और ये हमारी संख्याएं हो गई 4। इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं और कोई संख्या बन सकती है, तो 4 9 5 हो गया हमारा, इसके अलावा 4 5 9 हो गया, इसके अलावा एक संख्या हमारी हो सकती है 5 9 4 594। तो ये हमारी 6 संख्याएं हो गई और 1 2 3 4 ये हमारी 4 संख्याएं हो गई, यानी टोटल 10 संख्याएं ऐसी हो गई जो 9 से विभाज्य होंगी और जिनमें 4 और 5 का प्रयोग होगा। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक यही थी कि आप यहाँ से 4 और 5 का हमने प्रयोग करना ही करना था, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रखा था 4 और 5 अंकों के कार्ड का प्रयोग करना है। जब 4 और 5 का प्रयोग कर लिया तो हमारे 0 1 2 3 6 7 8 और 9 संख्या बची। अब एक कंडीशन ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य का नियम होता है जो भी अंक होते हैं उनका योगफल या तो 9 आए तभी, या तो 9 क्या हमेशा 9 ही आएगा तभी विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 450 है, मान लो 450 के अगर अंकों का योगफल निकालेंगे तो 5 4 9 और 0 9 हो जाएगा और 9 9 से पूरा विभाजित होता है, यानी पूरी संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने की शर्त होती है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 और 5 दो अंक तो पता थे, अब तीसरा अंक क्या हो सकता है, या तो हम 0 रखें तो अंक तो जितने भी अंक हैं उनका योगफल 9 रहेगा, या फिर हम लोग 9 रख दें तो 4 5 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 भी 9 से विभाजित होता है। तो दो ऐसे अंक अब हमारे पास बचते हैं जो 9 से पूरी पूरी विभाजित करवाएंगे। तो 4 5 और 0 का प्रयोग करके हम लोगों ने संख्या बनाई पहले, तो 450 बनी, 504 बनी, 405 बनी और 540 बनी। फिर हम लोगों ने 4 5 और 9 का प्रयोग करके 495 बनी,
फिर 459 बनी, 594 बनी, 549 बनी, 945 बनी और 954 बनी। यानी टोटल 10 संख्या ऐसी बन सकती हैं जो 9 से पूरी पूरी विभाजित है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 4 13 5 18 हो गया, फिर 5 4 9 9 18 हो गया, 9 4 13 5 18 हो गया, 9 5 14 4 18, 9 5 4 9 9 18 और 9 5 14 4 18। तो 18 यहाँ पर सभी जितनी भी संख्या है उन सभी का अंकों का योगफल 18 आ रहा है, यानी ये सभी संख्या 9 से विभाजित हैं। और यहाँ पर सभी संख्याओं का योगफल 9 आ रहा है, यानी ये भी सभी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। तो टोटल 10 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 और 5 आएगा और इसके अलावा 9 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट है 3 कपों A B C में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। A में 4, B में 6, C में 12। किसी गड्ढे को भरने के लिए C का उपयोग 2 बार किया जाता है। अब C में कितने हैं, 12 कंकड़ों को रखे जाने की क्षमता है और 2 बार प्रयोग किया जाता है, यानी टोटल कंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 12 दूनी 24। तो टोटल जो कंकड़ हमें पता चल गया 24। अब मान लीजिए इस गड्ढे को केवल A और B के उपयोग से भरा जाना है। यदि कप B का प्रयोग 2 बार किया जाता है तो कप A का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। अब कप B में 6 कंकड़ आ सकते हैं और 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। 6 कंकड़ एक में आ सकते हैं और 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, तो कितने हो गए, 12 कंकड़। अब 24 हमें भरने थे, 24 में हमारे 12 भर गए, तो बचे कितने, हमारे 12 कंकड़ बचे। अब A में कितने आ सकते हैं, 1 में 4 आ सकते हैं और हमारे पास टोटल हैं 12। तो अब A में भरने हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 बार हमको A का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दे रखा था किसी गड्ढे को भरने के लिए C का उपयोग 2 बार किया जाता है। तो 2 बार किया जाता है, 1 बार में 12 आते हैं, 2 बार किया जाएगा तो 24। तो कंकड़ों की टोटल संख्या हमको पता चल गई 24। अब टोटल में कह रहा है कि जो B वाला है, B में 6 कंकड़ रखे जाने की क्षमता है और इसका प्रयोग जो है 2 बार किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 में 6 आते हैं, 2 बार किया जाता है तो टोटल 12, यानी 24 में से 12 कंकड़ हमारे गायब हो गए, 12 कंकड़ भर गए, बचे 12 कंकड़। अब एक बार में आते हैं 4 कंकड़, भरने हैं हमको 12, यानी 4 हैं तो 4 को अगर 3 बार भरेंगे तो 12 हमारे पूरे पूरे हो जाएंगे, यानी A का प्रयोग हमें 3 बार करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सही 1/2 समकोणों का मान। 5 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो 11/2 में समकोण, समकोण का मतलब 90 से मल्टीप्लाई, तो 9 से 2 से काटा 45 हो गया। तो 11 गुणे 45, 11 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 495। 495 ये आ गया, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 495 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे पहले इसको साधारण बिंदु में चेंज कर लेते हैं। समकोण कह रहा था, समकोण में 90 डिग्री होता तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिज कोण कहता है 180 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जितना भी हम लोगों से कहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते। यहाँ समकोण था तो 90 से मल्टीप्लाई किया, 11 गुणे 45 हमारा 495 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। तो सेम ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाएं हमारी 0 होती हैं, क्योंकि सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो अगर आधे आधे से उस आकृति को डिवाइड किया जाए तो पूरी पूरी आकृति को ढक ले। जैसे अगर एक आयत की बात की जाए तो एक आयत इस टाइप से हमारी आकृति होती है और इसको अगर ऊर्ध्वाधरली हम लोग यहाँ पर डिवाइड करें ऊर्ध्वाधर तरीके से तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगी जब इसको ऐसे मोड़ा जाएगा। और अगर हम लोग ये क्षैतिज तरीके से डिवाइड करें तो ये अगर ऐसे ऐसे ढका जाएगा पूरा पूरा तो ये भी पूरी पूरी डिवाइड कर लेगी। अब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस आकार का होता है। अब समांतर चतुर्भुज में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली अगर करेंगे तो भी हमारा कोई भी सममित रेखा नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि पूरी पूरी आकृति नहीं ढकेगी। अगर हम लोग वर्टिकली करेंगे तो भी हमें कोई भी जो है सममित रेखा नहीं मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर विकर्ण से करने की कोशिश करें तो भी हमें कोई भी सममित रेखा नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हमारी सममित रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाएं 0 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं यानी कि चतुर्भुज होगा कोई भी। बंद आकृति है तो बंद आकृति वाली 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होगा। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और सभी कोण बराबर हैं। तो एक आप ऐसे एक रेखा बनाई, आपने एक रेखा आपने ऐसे बनाई और समांतर कह रहा है तो एक हमने ये बना दी और ये बना दी। अब ये और ये समांतर है और ये समांतर है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर बता रहा है और सभी कोण बराबर है, यानी ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। तो ये कंडीशन केवल 2 फिगर में बन सकती है। एक आपका आयत जो कि आपके स्क्रीन पर है और दूसरी कंडीशन बन सकती है हमारे वर्ग में, क्योंकि वर्ग में इस चारों भुजाएं बराबर होती हैं
और सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये सारे कोण जो है हमारे 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि हमारा या तो ये फिगर वर्ग का होगा या आयत का होगा। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आयत या वर्ग। तो जब भी का बात की जाए कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति, तो हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं समांतर है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर हम लोगों ने बना ली। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में समांतर होती हैं। इसके अलावा समचतुर्भुज में भी होती हैं, आयत में होती हैं, वर्ग में होती हैं। अब अगर सभी कोण बराबर है तो सभी कोण केवल दो में बराबर होते हैं, वो हमारा आयत है और वर्ग है, क्योंकि आयत में सभी कोण जो है हमारे 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी हमारे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशंस दे रखी थी उसके हिसाब से हमारा या तो आयत का फिगर बन सकता है या फिर वर्ग का फिगर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू दी है। अब क्या कौन सा संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है। अगर ए को 4 बार लें, अगर ए की वैल्यू 10 है तो अगर 4 बार लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 4 हो जाएगी, यानी 40 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 40 हो जाएगी। बी 0 है तो 0 के कितने बी, और यहाँ पर बी की वैल्यू 20 दी है और 0 लेना है, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू तो 0 आएगी, कोई लिखने से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सी 0 लेना है तो सी भी 0 हो गया, तो सी से भी हमें कोई मतलब नहीं, जो 0 है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। डी हमें 2 बार लेना है और एक डी की वैल्यू है 2 रुपये, तो 2 बार लेना है तो कितनी हो जाएगी, 2 × 2 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ई है हमारा 3 और एक ई की वैल्यू है 0.50, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0.5, यानी कि हो जाएगा 1.5। अब हम लोग इनको जोड़ लेंगे, ये 40 हो गया, 40 4 44 हो गया, 44 और 1.5 45 हो गया, यानी यहाँ पर तो हमारा 45.5 का संयोजन बन रहा है। नेक्स्ट ए बराबर 0, तो 0 लेना है तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी बराबर 2, तो एक बी की वैल्यू 20 है और 2 बार लेना है तो 20 दूनी 40 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हमारी 40 हो गई। नेक्स्ट सी की वैल्यू एक बार में, तो एक की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट डी की वैल्यू 0, तो 0 का मतलब 0, तो डी का मतलब 0 हो गया। ई की वैल्यू 0.50, तो ई की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 दी है तो ई की वैल्यू 0.50 हो गई। अब इसका संयोजन हम लोग देखेंगे तो 40 और 5 45 और 45 और आधा हमारा हो जाएगा 45.5, यानी इनका संयोजन भी हमारा 45.5 हो रहा है। नेक्स्ट ए की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो ए की अगर 10 है एक की और 2 बार लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20, बी की 1 यानी बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 20, सी की वैल्यू 1 यानी सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। नेक्स्ट हमारा डी की वैल्यू 0 है यानी डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, ई की वैल्यू 1 है यानी ई की वैल्यू हमारी जो क्वेश्चन में दी है 0.50, तो 0.0 हो जाएगी। अब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो 20 20 40 40 5 45 और 45 और आधा हमारा हो जाएगा 45.5, यानी इसकी भी वैल्यू 45.5 हो जाएगी। तो बचा हुआ हमारा आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था 45.5 के बराबर नहीं है। इसको भी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं। ए बराबर 1 है तो ए की वैल्यू हमारी 10 है तो ए का मान 10 हो गया। बी की 2 दिया रखा है तो बी की वैल्यू 20 अगर है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 2 यानी कि 40 हो जाएगी। सी की 0 है तो 0 रहेगी, डी की 0 है तो 0 रहेगी और ई की 1 है तो 1 की वैल्यू 0.50 दिया है तो 0.50। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 और 40 50 और 50.50 हो जाएगा। तो ये जो हमारा संयोजन है आखिरी वाला, इसका जो टोटल मान आएगा वो 50.50 आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें वैल्यू जो टोटल हमारा संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है, तो ऐसा संयोजन हमको ऑप्शन नंबर 4 में मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है भुजाओं 4 सेंटीमीटर और भुजाओं 6 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयताकार शीट है, कुछ इस तरीके से हमारी आयताकार शीट होगी और इसमें जो है इसको 6 बराबर भागों में विभाजित किया गया, इस तरीके से 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 होगा। इस तरीके से हमारा जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया। अब टोटल इसकी जो लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो आयत का एरिया की बात की जाए तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको दे रखी है 6, चौड़ाई हमको दे रखी है 4, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल जो एरिया हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है इसको 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोटल हमको पता है 24 है। अब 4 इसको 4 भागों में बांट दिया गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 छंग 24। तो एक जो हमारा एक जो ये आकृति आएगी इसका जो क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे इसका 6 होगा, इसका 6 होगा, इसका 6 होगा, इसका 6 होगा और इसका 6 होगा, क्योंकि टोटल हमारा 24 था।
अब इसको समान भागों में डिवाइड करना था, तो 24 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 छंग 24 होता है 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो छोटा आयत है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 4 भागों में डिवाइड करना था, तो 4 छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने पे हमारा 24 जो है टोटल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक का 6, दूसरे का 6, तीसरे का 6 और चौथे का 6, तो 6 6 12 6 18 6 24 हमारा टोटल हो जाएगा, और यही हमारा टोटल था। नेक्स्ट है, शिक्षक एक तुला के दोनों पलड़ों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं देती है ताकि पहली वस्तु पहले पलड़े में रहे और दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रहे। मतलब ये जो पहली वस्तु बोली है ये पहले पलड़े में, और ये दूसरी वाली दूसरे में, ये पहले में, ये दूसरे में, ये पहले में, ये दूसरे में, ये पहले में और ये दूसरे में। फिर निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए जब पहला पलड़ा नीचे रहता है, यानी पहला पलड़ा भारी कब रहता है ये हमको बताना है। अगर पहले में एक नोटबुक रखी जाए और दूसरे में सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, तो यानी कि दूसरा वाला भारी है, तो दूसरा वाला नीचे रहेगा, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पहला वाला में नीचे रखना है। अगर पहले वाले में एक नोटबुक रख दी जाए और दूसरे में एक चौक रख दी जाए तो पहला वाला नीचे रहेगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नोटबुक भारी होती है और चौक हल्की होती है। नोटबुक को पहले पल्ले में रखा गया है, यानी पहला वाला हमारा जो है भारी हो जाएगा और ये नीचे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों A, B, C, D, E में विद्यार्थियों की संख्याएं निम्न सारणी में दी गई हैं। तो सेक्शन A के दिए गए हैं, B के दिए गए हैं, C के दिए गए हैं, D के दिए गए हैं और E के दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर समान है। तो सबसे पहला ऑप्शन है A और C। तो A और C की बात की जाए तो A में है 40, C में है 42, तो कितना अंतर हो गया, 42 में से 40 गया तो 2 बचा। इसी तरीके से D और E की बात की जाए तो D और E की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 32 है, इसमें 36 है, कितना अंतर है, 36 में से 32 गया 4 का अंतर है। तो यहाँ पर कह रहा है अंतर समान होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। नेक्स्ट है A और B। तो A और B की अगर बात की जाए तो 40 और 43, A और B की बात करें तो एक में 43 है, एक में 40 है, यानी 3 का अंतर है। C और D की बात करी जाए तो C और D में बात करें तो एक में 42 है और एक में 32 है, यानी 10 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा अंतर बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है A और E। तो A और E की बात की जाए, A में 40 है, E में 36 है, तो 40 में से 36 जाएगा 4 बचेगा। D और E की बात की जाए तो D में हमारे 32 है और E में हमारे 36 हैं, तो 36 में से 32 गया तो 4 बचा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो अंतर है विद्यार्थियों की संख्या में वो बिल्कुल बराबर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो भी हमको दिए थे यहाँ पर उनका हम लोगों ने अंतर निकाल दिया। यहाँ पर A और E, तो A में 40, E में 36, यानी 4 का अंतर। D और E, D में 32, E में 36, यानी यहाँ पर भी 4 का अंतर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। अब इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग निकाल लेंगे, एक इन सबको ऐड कर देंगे और पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत हमको पता चल जाएगा, एवरेज हमको पता चल जाएगा। तो 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 28 होता है। तो 28 बटे 5, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 छक्का 30, यानी 5.6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11, इनको ऐड कर देना था, औसत निकालना था। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग 28 आया, पदों की संख्या 5 थी, 28 बटे 5 किया तो 5.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। पहली संख्या 1 2 3, फिर हमने देखा एक गैप आया 4 का, और फिर 5 6 7, फिर एक गैप आया यहाँ पर 8 गायब है, फिर 9 10, अगली संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें पहले ऑप्शन में मिल रही है, यानी आगे हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 का गैप, 5 6 7 4, फिर 8 का गैप, 9 10 11, तो 11 और टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 20 जनवरी का पेपर 1 था और इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 जनवरी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।